खतरनाक आखिरी रात को 7 मछुआरों में से एक ने अपने फादर को कॉल किया। कहा बोट 90% भर चुका है, उम्मीद है कल तक फिशिंग करके वापस लौटेंगे। इस वक्त मछुआरे थे किनारे से लगभग 150 किलोमीटर अंदर। मिडनाइट को एक दूसरे बोट से डिस्ट्रेस कॉल आया। वह उन 7 मछुआरों से आखिरी बार बात की। कहा तूफान आने वाला है, मेरी मानो तो आपको उस एरिया से दूर हो जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे को जानते थे। जल्द ही बातें पूरी हो गयीं, लेकिन 3 घंटे बाद दूसरी ओर से रेडियो पर कॉल आया। वहाँ हो क्या रहा था सच जानने की कोशिश किया, बट आवाजें क्लियर नहीं थी, सिर्फ सुनाई पड़ रही थी लोगों की चीखें। इसके बाद वापस से कभी लौटे ही नहीं। 18 मार्च साल 2009 को ये है यूएस के पूर्व में न्यू जर्सी राज्य। यहाँ का सबसे बिजी बंदरगाह है कैप में। 7 मछुआरों की टीम समंदर में जाने की तैयारी कर रही है। जाने वाले हैं फिशिंग बोट लेडी मैरी के साथ। लगभग दोपहर के बाद नॉर्थ अटलांटिक के फ्रीजिंग वाटर में चल पड़ी थी बोट। शाम तक किनारे से लगभग 120 किलोमीटर दूर पहुंच गए समंदर में। इस एरिया को कहा जाता है एलिफेंट ट्रंक। अगले 5 दिनों तक स्केल्प को पकड़ा गया। मछलियों की अपेक्षा मार्केट में इसकी काफी ज्यादा डिमांड थी। लगभग 5 दिनों बाद काम खत्म होने वाला था। आज था 23 मार्च साल 2009। बोट के कैप्टन है रॉयल स्मिथ जूनियर। सभी उन्हें प्यार से बोबो कहते हैं। 5वीं रात बोबो ने अपने फादर रॉयल सीनियर को कॉल किया। उन्हें यहाँ की सारी सूचना दिए। कहना था यहाँ सब कुछ बढ़िया है। फादर की ओर से जवाब आया कि तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर बहुत चिंतित हो रही थी। बोबो 3rd जनरेशन के कैप्टन थे। जब वे छोटे थे तभी से उनके फादर ने उन्हें मछली पकड़ना सिखाया। अक्सर बचपन में गर्मियों के सीजन में अपने दादा के साथ जाया करते थे। समय के साथ मछुआरों का काम सीख गए। जल्द ही बोबो ने पिताजी से बातें कंप्लीट की। यहाँ बोबो की तरह उसके फादर भी कैप्टन थे। वे थे बोट लेडी मैरी के असली कैप्टन। बोट था उन्हीं का। उन्होंने बोट पर बहुत काम किया था। लगभग 2 सालों तक बोट में कई चेंजेस करवाए थे। पता था उन्हें किस तरह की नाव की जरूरत है। स्केल्प को पकड़ने के लिए बोट को स्किल ड्रिल द्वारा लैस किया गया है। इनमें एक है इनक्लोज प्रोसेसिंग एरिया तथा नीचे की ओर है एक बड़ा होल्ड। इसमें 10,000 स्केल्स आसानी से लोड हो सकते हैं। कैप्टन का छोटा भाई तिमोथी भी बोट पर है। उसे लोग प्यार से बुलाते हैं तिम्बो। उम्मीद है कल तक स्केल्प से बोट भर जाएगा, फिर चलेंगे घर। तिम्बो की वाइफ का कहना था ये पहली बार था जब पूरी फैमिली एक साथ फिशिंग के लिए तैयार थी। इससे पहले कभी भी एक साथ समंदर में नहीं गए थे। अगर जाते भी थे तो रहते थे अलग अलग बोट में। यहाँ फैमिली इसलिए कहा गया क्योंकि इन 2 भाइयों के अलावा इनके 2 अंकल थे। यहाँ ज्यादातर काम होता था जाली को खाली करना तथा स्केल्प को खोलना। वास्तव में ये था कठिन काम, बट इन्हें पसंद है। ये एक मछली पकड़ने वाला परिवार था, हमेशा से कर रहे थे यही। बोट के सभी क्रू मेंबर खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे थे क्योंकि बोट पर बोबो भी कैप्टन है, छोटा भाई तिम्बो, जबकि अंकल बर्नी भी थे एक कैप्टन। बोट पर 3 कप्तान का होना बहुत सेफ माना जाता था। इस एरिया में ये अकेले नहीं थे। यहाँ के समंदर में काम करने वाले कई बोट थे। इनमें से एक बोट जो इनसे थी सबसे नजदीक, उसके कैप्टन थे माइक पोर्टर। वे बहुत एक्सपीरियंस फिशरमैन थे। उनका कहना था उस एरिया में लगभग 35 से 40 बोट काम कर रहे थे। वे फजी के बेटों को अच्छे से जानते थे। समय समय पर एक दूसरे से बातें करते रहते थे, बताने की कोशिश करते थे कि हम क्या कर रहे हैं। दूर रहकर भी जितना होता था मदद करने की कोशिश करते थे। अंधेरा होने पर मौसम खराब होने वाला था, बट इस समय पकड़ बहुत ज्यादा थी। मछली तथा क्रैब्स उम्मीद से ज्यादा मिल रहे थे। एक बार बोट स्केल से फुल लोडेड हो जाए तो इसकी कीमत होगी $1,70,000। 2009 में ये इंडियन रुपीज में था कुछ इतना पैसा। अब तक वे 223 किलोग्राम बैग पैक कर लिए थे। अपने कोटे को पूरा करने के लिए सिर्फ 50 की और जरूरत है। आज यह आखिरी रात होगी। उम्मीद है यह आखिरी कोटा पूरा हो जाएगा, बट इन्हें नहीं पता आज मौसम खराब है। ऐसे हालात में मछुआरों को कठिन विकल्प चुनने पड़ते हैं। अभी मौसम जैसा भी होने वाला है, इन्हें नाव भरना बहुत जरूरी था क्योंकि कोटा पूरा नहीं हुआ तो पैसे नहीं कमा पाएंगे। वास्तव में यह कठिन काम था। जैसे वे स्केल्प की कटाई करते थे वह बहुत खतरनाक था। समंदर के तल से स्केल्प निकालने के लिए वे एक भारी स्टील के जाल को फ्रेम से जोड़ते हैं, जिसे कहा जाता है ड्रेज। ये नीचे की ओर खींचा जाता है जब तक कि स्केल्प से भर नहीं जाता। अगर ये फंस जाता है, मछुआरे फिर भी बाहर निकालने की कोशिश करें तो बोट पलट जाएगी। वास्तव में ये खतरनाक होता है। क्रू के अधिकांश सदस्य रात को भी काम करते थे, सिर्फ 2 को छोड़कर। पहला है टिम्बो, दूसरा जोश। जोश मेनली स्पेनिश बोलता था। वह पिछले 5 सालों से वैल्यूएबल क्रू मेंबर रहा है। बीते 5 दिनों में 24 घंटे के अंदर सिर्फ 4 घंटे सो
पाते थे। फिलहाल 24 मार्च साल 2009 की रात 1 बजे दोनों सोने चले गए। 4 घंटों का सफर नॉर्मल रहा, सब कुछ चल रहा था प्लान के अनुसार। बट सुबह 5 बजे के करीब कुछ गड़बड़ शुरू हुआ। नाव अचानक अपनी बाईं ओर तेजी से झुकने लगी। ऐसा होने पर अंदर सो रहे 2 क्रू मेंबर नींद से जाग गए। कैप्टन बोबो जहाज को सीधा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बर्फीला समुद्री पानी नीचे के डेक में बहने लगा। यह अचानक हुआ क्या, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अभी अभी नींद से जागे दोनों लोग चिल्लाकर कहने लगे कि हम डूब रहे हैं, हमें जल्दी बाहर निकलना होगा वरना फंस जाएंगे। बताना मुश्किल था बोट क्यों भर रहा है पानी से, बस यही क्लियर है कि वे डूब रहे हैं तेजी से। हर तरफ कंफ्यूजन तथा चिल्लाने की आवाजें थी। सच पता करने के लिए बहुत कम समय था कि आखिर हो क्या रहा है। फ्रीजिंग वाटर के बीच फंसे हुए क्रू सर्वाइवल सूट तक पहुंचना चाहते हैं। बहुत कंफ्यूजन था, क्या वे सर्वाइवल सूट तक पहुंच पाएंगे। इस तरह सुबह के 1 घंटे पहले लैरी मैरी बोट के 7 क्रू मेंबर सर्वाइवल के लिए परेशान थे। नाव डूब रही थी ठंडे अटलांटिक में। टिम्बो और जोश वही 2 क्रू मेंबर जो 1 बजे से सो रहे थे। फाइनली उनकी पहुंच बन गई वेल हाउस तक। वहां मिला सर्वाइवल सूट। यह एक डरावना पल था जिसे जोश पूरी लाइफ नहीं भूलेगा। सूट पहनने तक नाव 50% पलट चुकी थी। हर सेकंड पानी उम्मीद से ज्यादा भर रहा था अंदर। इतना कम समय था कि सूट पहनना मुश्किल हो गया। एक इमर्सन सूट काफी हद तक हाइपोथर्मिया से बचा सकता था, बट पूरी तरह नहीं। अगर एक इंसान ठंड से आधे घंटे में मर जाता है, जबकि वही शख्स अगर इमर्सन सूट पहन लिया है तो घंटों तक सरवाइव कर सकता है। यहाँ के हालात थे कुछ ऐसे ही। बिना सूट के किसी का भी सरवाइव करना असंभव था। मार्च के मंथ में न्यू जर्सी का पानी उतना ही ठंडा था जितना होता है अलास्का का। ठंडा पानी वास्तव में नॉर्मल पानी से 5 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अब तक जोसे तथा टिम्बो ने अपने सर्वाइवल सूट पहन लिए थे। इस तरह के तापमान में सूट ही इनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। कुछ ही क्षणों में नाव एक तरफ झुक गई, जबकि पिछले डेक का 1/3 हिस्सा पहले से पानी में था। वास्तव में लेडी मैरी बोट डूब रही थी। और देरी होती इससे पहले इमरजेंसी यानी मेडे मेडे का कॉल कर दिए। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर थे कैप्टन माइक पोर्टर, जो पहले से इन्हें जानते थे। उन्हें मेडे मेडे का कॉल रिसीव हुआ। आवाज से जल्द ही पता चला ये बोबो है। उनका कहना था उनकी आवाज बहुत अलग थी, वे चिल्ला रहे थे। अब तक कैप्टन पोर्टर को नहीं पता था वे कहाँ हैं। रात का समय था, तेज हवा चल रही थी, घना कोहरा था, हल्की बारिश हो रही थी। वे जहाँ थे वहाँ से 25 गज भी नहीं देख सकते थे। मछुआरे मदद के लिए आवाज लगाएं, बट रेडियो से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मिलता भी कैसे, अब तक रेडियो पानी में डूबकर खराब हो चुका था। डूबते बोट के साथ बोबो यही सोच रहे थे कि बोट के साथ ऐसा हुआ क्या कि अचानक डूबने लगी। एलिफेंट ट्रंक मछली पकड़ने वाले क्षेत्र में एक हाई ट्रैफिक एरिया के बीच है, जो भरा है जहाजों से, जिनमें से कई जाते हैं डेलावेयर बे की ओर। यहाँ हर साल 3000 से ज्यादा कार्गो जहाज गुजरते हैं। उनमें से कई इतनी तेज गति से चलते हैं कि उनके पीछे एक बड़ी वेव बनती है। दरअसल इसी एरिया में एक स्केल बोट एक बड़े शिप से टकरा गई थी। कंटेनर शिप के सामने के हिस्से में काफी बड़ा नुकसान हुआ। क्रू मेंबर सोचते हैं शायद बोट की टक्कर हुई है किसी बड़े शिप से, बट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से पता चला कि बोट की टक्कर किसी भी बड़े शिप से नहीं हुई थी। डूबने का असली रीजन जुड़ा था बोट से ही। पीछे के डेक का एक हैच खुला था। बोट के हैच जब भी खुले होते हैं तो वह एरिया वाटर टाइट होना चाहिए। वास्तव में हैच के माध्यम से पहले कुछ पानी अंदर इंटर कर गया था। पानी को बाहर निकालने के लिए पंप की नली लगाई गई थी। मतलब डूबने से पहले क्रू मेंबर कुछ पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये जो कुछ भी था हुआ था 1 बजे से 5 बजे के बीच। हैच के खुले होने के कारण लहरों का एक बड़ा सीरीज पानी के रूप में अंदर इंटर करता रहा। ऐसे में खुले कंपार्टमेंट में टन भर पानी भर सकता था। हुआ था ऐसा ही। पानी भरने के साथ पीछे का वजन बढ़ता गया। जब तक सच्चाई का पता चला बहुत देरी हो चुकी थी। पिछला हिस्सा नीचे डूब गया। जहाज का पानी बाकी हिस्सों में भर गया। अब तक पहले से बहुत देरी हो चुकी थी। उस समय वास्तव में जहाज को बचाने का कोई तरीका नहीं था। हालात इतने बुरे हो गए कि सभी को पानी में कूदना पड़ा। जहाज छोड़कर समंदर में होना बहुत खतरनाक चीज है। पानी में गिरकर अगर आप खो गए तो आसानी से मारे जाएंगे। बस 40% संभावना है कि ऐसे में आप कभी बचाए जाएंगे। जो इमर्सन सूट नहीं पहन पाएंगे वे जीवित नहीं बचेंगे। वास्तव में हुआ भी यही था। सभी लोग इमर्सन सूट तक नहीं पहुंच पाए थे, जबकि जो पहनने में कामयाब हुए थे खुद की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मछुआरों का कहना है इस तरह के हालात होते हैं बहुत भयानक। समंदर का ठंडा पानी सबसे पहले आपके सबसे बड़े अंग त्वचा पर हमला करेगा। इसकी बहुत कम संभावना होती है कि आप इमर्सन सूट पहने हैं और बच जाएं। ये मछुआरों को सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए सुरक्षित रख सकता था। लगभग आधे घंटे बाद जोश देखता
देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, सूर्योदय होने वाला है। इसी समय दिखाई पड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा उसे पकड़ लिया। घबराहट बढ़ने लगी। न बाकी 6 क्रू मेंबर दिख रहे हैं, न बोट। डाउट हुआ शायद बोट डूब गई। अंधेरे में अचानक किसी ने उसका नाम लेकर चिल्लाया। 2-3 बार जोसे जोसे की आवाज आई, बट इसके बाद से शांति फैल गई। वह बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, बट फिर भी उम्मीद नहीं खोना चाहता। सरवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आखिरी समय पर भी मन में बुरे विचार आने लगे। वह यही सोच रहा था, अब वह कभी भी समंदर में काम के लिए नहीं आएगा। अब तक दूसरे बोट के कैप्टन भी मदद के लिए आ रहे थे, क्योंकि जब उन्हें आखिरी सिग्नल मिला तो उनकी दूरी बहुत कम रही होगी, पर उम्मीद बहुत कम थी कि सही समय पर पहुंच पाएंगे। पानी में मौजूद लोगों की आखिरी उम्मीद होती है EPIRB, इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन। ये पानी के संपर्क में आते ही ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। कोस्ट गार्ड को भेजता है अपना लोकेशन। कोस्ट गार्ड को जैसे ही रेडियो सिग्नल मिला, 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के लिए चल पड़े। अधिक दूरी होने से कोस्ट गार्ड का हमें एक सच पता होना चाहिए। एक बार जब वे सिंकिंग साइट पर पहुंचेंगे तो उनके पास जीवित बचे लोगों को खोजने तथा वापस लौटने के लिए सिर्फ आधे घंटे होंगे। अगर इससे ज्यादा दूरी हुई तो फ्यूल खत्म होने से ये कभी बेस कैंप पहुंच ही नहीं पाएंगे। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद उन्हें एक छोटा लाल बिंदु दिखाई पड़ा। उसे देखते ही रेस्क्यू टीम को लगा शायद ये यही है। अधिक ऊंचाई होने पर क्लियर नहीं था नीचे क्या है। पास जाने पर पता चला सर्वाइवल सूट में है एक मछुआरा। वास्तव में ये जोश था। मदद को पास देख जोश को बहुत खुशी हुई। आखिरी लकड़ी के टुकड़े से चिपका हुआ था। ये उसे हाथ हिलाते हुए देख सकते थे, मतलब क्लियर था वह जीवित है। उसे ऊपर लेने के लिए एक कोस्ट गार्ड नीचे उतरा। अगले कुछ ही मिनटों में 7 में से 3 क्रू मेंबर को बाहर निकाला गया। इन 3 में जीवित था सिर्फ रोज, बाकी 2 हाइपोथर्मिया से मर गए थे। यहाँ कोस्ट गार्ड पर एक बहुत बड़ा सवाल था, उन्हें वहाँ पहुँचने में इतनी देरी कैसे हुई कि 2 लोग ठंड से मर गए, ऐसे कंडीशन में जब वे सर्वाइवल सूट पहने हुए थे। यदि कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर 1 घंटे 20 मिनट पहले वहां पहुंचता तो शायद वे दोनों लोग भी जीवित बच जाते। देरी का रीजन कुछ और नहीं बल्कि था इमरजेंसी बीकन। ये वही यंत्र है जो पानी में जाने के बाद कोस्ट गार्ड को भेजा था सिग्नल। EPIRB को लेकर एक दुखद बात यह थी, ये GPS से लैस नहीं था, बल्कि इसके बजाय अपने स्थिति की गणना करने और इसे रेस्क्यू टीम तक भेजने के लिए सैटेलाइट पर डिपेंड होता है। इसमें बहुत अधिक समय लग गया। सर्वाइवल सूट पहनने के बाद भी अपने बाकी 2 साथियों की तरह जोश भी मारा जाता। बचने का सबसे बड़ा रीजन था लकड़ी का वह बड़ा टुकड़ा। वह उसके शरीर का कुछ हिस्सा पानी से बाहर रखने में मदद की। इसके बाद से फिशिंग बोट पर कई सारे रूल्स बनाए गए। पहला तो यही है, EPIRB GPS से लैस हो, डिस्ट्रेस सिग्नल को तुरंत ट्रेस किया जा सके। जहां तक बात रही कैप्टन बोबो के फादर फजे की, अपनी फैमिली के 4 सदस्य को खोने के बाद मछली पकड़ना छोड़ दिए हैं।